everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This video is of class 11 chapter 2 structure of atom and the topic we are going to cover today is Bohr's theory of hydrogen atom. इससे पहले जो मॉडल आए रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, हमने उसको डिस्कस किया है एंड वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे दैट ऑल्सो वी हैव सीन. सो नील्स बोर ही वाज फर्स्ट to explain general features of hydrogen atom quantitatively. अब quantitatively कैसे? जैसे कि पहले जो भी थ्योरीज आई थी उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी इसकी बात नहीं हुई थी. तो क्वांटिटेटिवली नील बोहर ने पूरा हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया. 1912 में इन्होंने रदरफोर्ड के साथ काम किया एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द रदरफोर्ड मॉडल ही गेव हिज थ्योरी इन 1913 एंड इनका जो मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. प्लैंक्स थ्योरी को हमने डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इट्स मस्ट टू सी दैट वीडियो बिकॉज बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन. प्लैंक्स को उस टाइम पे नहीं पता था कि व्हाट काइंड ऑफ थ्योरी ही इज गिविंग, कितना इंपॉर्टेंस है उनका. बट लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट, इवन आइंस्टीन हमने देख, नील बोहर, इन्होंने भी प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया. He explained the stability of atom. So this video of Planck concept is very important. Link इसका आपको description box में मिल जाएगा. Not based on modern quantum mechanics जो कि हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनके बहुत सारे पॉइंट्स जो थे, जो इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, उससे काफ़ी चीज़ें रैशनलाइज हो गई, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता लगा. सो लेट्स सी इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए. जो थ्योरी ऑफ एटम प्लैंक ने दिए इट वाज बेस्ड ऑन फ्यू पोस्टुलेट. द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट्स में, जो कि पहले थ्योरीज में भी देखी थी, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है सर्टेन फिक्स्ड रेडियस में. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड रेडियस में मूव करता है. पहले जो थ्योरीज आई थी उसमें फिक्स्ड की बात नहीं हो रही थी, लेकिन बोर ने कह दिया कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करेगा एंड इस फिक्स्ड रेडियस को क्या बोला गया, ऑर्बिट. ये जो ऑर्बिट्स हैं वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है अराउंड द न्यूक्लियस. कंसेंट्रिकली मतलब एक सर्कल है, फिर उसके बाहर एक सर्कल है और उसके बाहर एक और सर्कल है. सो दिस इज द मेजर पोस्टुलेट, द फर्स्ट पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है, इन्होंने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको देखना क्वाइट इजी है. तो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में इट कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ सर्टेन फिक्स्ड रेडियस. सो पोस्टुलेट नंबर 2 ये रहा कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं होती विद टाइम while moving in these radius, जब वो गोल गोल मूव करते हैं. तो यानी कि मैक्सवेल ने जो अपनी थ्योरी दी थी, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, ये उनका डाउट था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो विद टाइम वो एनर्जी रिलीज करता रहेगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो ऐसा नहीं है. बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये बता दिया कि एनर्जी चेंज नहीं होती एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन एनर्जी चेंज कब होगी, अगर वो एक्साइट होता है, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हायर ऑर्बिट्स में जंप कर सकता है. सो इलेक्ट्रॉन कैन जंप हायर ऑर्बिट इफ रिक्वायर्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है रिक्वायर्ड एनर्जी. ये नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब की और जंप कर लिया. एक रिक्वायर्ड एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए अगर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाना है. तो हर ऑर्बिट की एनर्जी है, उतनी एनर्जी होनी चाहिए जंप करने के लिए. ठीक है. सो इसी तरह अगर उसने जंप कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, जंप करके उसने एब्जॉर्ब किया एंड देन जंप्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आ गया है एंड अब उसे रिलीज आउट करना है. बिकॉज अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्टेबल स्टेट नहीं है एटम की. एटम को हमेशा स्टेबल होना है, यानी कि अगर उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी तो उसको वो रिलीज आउट भी करेगा, एमिट भी करेगा फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एटम. जब वो एमिट करेगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी को वो एमिट आउट करेगा और हायर ऑर्बिट से अगर वो जंप करके गया सपोज इस ऑर्बिट में, तो वो वापस
आ जाएगा, ठीक है, टू द लोअर ऑर्बिट। तो ऊपर जाने के लिए जो जैसे जैसे आप ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फ्रॉम लो ऑर्बिट टू हाई ऑर्बिट, और इसका वाइस वर्सा यानी कि हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए वो एमिट करे। और ये जो चेंज है ये यानी कि कंटिन्यूस मैनर में होता रहता है, ये बंडल्स में होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे प्लैंक कॉन्सेप्ट है, प्लैंक ने डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी की बात की थी, तो यहाँ पे बोर्ड ने यूज किया दिस बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट की बात। सो द एनर्जी चेंज जो है ये यानी कि कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर करके यहाँ पहुँच जाए, और ये कंटिन्यूसली निकाल के थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकाल के यहाँ पहुँच जाए। पैकेट्स में होता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की और जंप कर, सिमिलरली पैकेट ऑफ एनर्जी निकाल दिया and jump कर दिया to the lower orbit. So this is the postulate number 2. Next is postulate number 3 जो बोर्ड ने दी, that is about the angular momentum. बोर थ्योरी के थर्ड postulate में ये बोला गया that angular momentum एक इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब हमें पता है, प्लैंक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे सब पोस्टुलेट। एंगुलर मोमेंटम जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लैंक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो इंटेग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का, ठीक है। यहाँ पे n क्या है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका मतलब होता है n अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट, n 3 है तो थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन। सो जोन से नंबर का ऑर्बिट होगा, जो ऑर्बिट होता है वो यहाँ पे n उसे लिखा जाता है। सो इट इज़ द इंटेग्रल इन नंबर है, n इज इक्वल टू 1 2 3, दे आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो ये कैसे एक्सप्रेशन आता है वो हम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम सेम जैसे कि लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। सिमिलरली angular momentum L is a product of moment of inertia which is I and angular velocity. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने इनर्शिया टर्म जो है न्यूटन लॉज हमने पढ़े हैं। इनर्शिया में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को रेजिस्ट करना, resist to the angular acceleration or deceleration. Similarly, angular velocity क्या होता है, एक specific point के अराउंड एक body rotate कर रही है तो उसका rate of velocity at which an object is rotating around a particular point or a specific point किसी center के around in a given time period, ठीक है। तो angles पे इसे लिखा जाता है रेडियंस पर सेकेंड इसके यूनिट होते हैं। इन टर्म्स को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सो वी नीड टू नो दैट आई जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप me भी लिख सकते हैं, rn कि कौन से नंबर का ऑर्बिट है, यानी कि रेडियस एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे है तो इसके बीच का क्या डिस्टेंस है न्यूक्लियस सेंटर और इस इलेक्ट्रॉन का, दैट इज द रेडियस। n2 है तो क्या रेडियस है, n3 है तो क्या रेडियस है, सो ऑन। सो इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। एंड अभी हमने देखा दैट एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू I ओमेगा। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें इट विल बी mr इंटू आर ओमेगा, इट्स r स्क्वायर हेयर, सो ओमेगा। हमें पता है कि v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन भी हमें पता है, v यानी कि लीनियर वेलोसिटी होता है r ओमेगा। सो वी कैन पुट ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, यानी कि हम यहाँ पे v अपॉन r पुट कर देंगे, ये कट गया। सो व्हाट विल गेट, L इज इक्वल टू mr_v, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू rn, कौन सा रेडियस कितना है, हर ऑर्बिट का रेडियस अकॉर्डिंगली होगा, इंटू v विच इज द लीनियर वेलोसिटी। सो L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है उसी ऑर्बिट में जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई, सो इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो mvr इज द एंगुलर मोमेंटम that is equal to nh/2 pi. So this is the third postulate of
बोहर थ्योरी. नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज पॉस्टुलेट नंबर 4. पॉस्टुलेट नंबर 4 में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करता है टू द हायर ऑर्बिट. ठीक है. सो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा और जब वो जंप बैक करेगा एक्साइटेड से स्टेबलाइज होने के लिए वो एमिट करेगा एनर्जी को. जिस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को वो एमिट आउट करेगा तो एनर्जी चेंज डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एच न्यू. एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करता है हायर ऑर्बिट में. ठीक है. सिमिलरली एब्जॉर्ब करके वो जंप करेगा हायर ऑर्बिट में और एक्साइटेड हो जाएगा. उसे जब स्टेबलाइज होना है तो इट विल जंप बैक टू द लोअर ऑर्बिट और एनर्जी को एमिट आउट करेगा. तो ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस को हम डेल्टा ई से लिखते हैं. ये जो डिफरेंस है दैट इज रिटन एज एच न्यू. ठीक है. डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर. ट्रांजिशन मतलब कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है दैट इज गिवन बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू. डेल्टा ई क्या है? ये एनर्जी डिफरेंस है दो लेवल्स का. जैसे कि ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ये जो दो लेवल है, सपोज दिस लेवल और इस लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है दैट इज डेल्टा ई. एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू E2. पर जैसे जैसे ऑर्बिट ऊपर जाता है तो एनर्जी इज हायर. तो सपोज दिस इज E2 एंड दिस इज E1. E2 माइनस E1. तो फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? इसीलिए हम बोहर थ्योरी को कहते हैं कि क्वांटिटेटिवली इन्होंने बताया. इन्होंने एनर्जी डिफरेंस के बारे में भी बताया. सो क्वांटिटेटिवली इन्होंने बताया दैट सो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय H, यानी एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट. कुछ रिजल्ट्स जो थ्योरी से निकल के आए दे वर यूज्ड with the values of different constant SI units में. हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम आयन लें हीलियम आयन, हीलियम प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो इट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव. सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किसी बॉडी के अराउंड, वो उस फोर्स को फील करता है कर्व्ड पाथ में मूव करते हुए एंड इट इज एक्टिंग आउटवर्डली. तो ये जो आउटवर्ड मूवमेंट वाला फोर्स है दैट इज इक्वल टू वो उतना ही अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है. दैट इज वाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब तक उसे कोई एडिशनल एनर्जी नहीं मिलती, बिकॉज एडिशनल एनर्जी मिलने पर वो जंप कर जाता है फ्रॉम अपने ऑर्बिट से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है विच इज Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर. यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? ये चार्जेस हैं एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच का क्या डिस्टेंस है. E0 इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में है, जैसे कि यहाँ पे वैक्यूम में है. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन से हम बहुत रेडियस निकाल रहे हैं. कॉन्सेप्ट ये जो यूज हुआ है दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जब हम बात करेंगे तो हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं? वैक्यूम. तो ये टर्म को दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर. यहाँ पे m क्या है? दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is the velocity and r is the radius of revolving particle. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो हम इन दोनों को जब इक्वेट कर देते हैं, बिकॉज हमने ये मेजर कॉन्सेप्ट देख लिया, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं. प्रीवियस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट
ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का क्या रेडियस रहता है, हम उसे बोहर रेडियस कहते हैं। तो अगर हम एटॉमिक नंबर एक एटम का, एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे हम Z लेते हैं। चार्ज एक न्यूक्लियस में क्या होता है, ZE, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, तो एक न्यूक्लियस पे दैट इज ZE। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना हो, दैट विल बी, ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसे हम K पुट करेंगे 1/4 पाई E नॉट, ठीक है, तो ये K यहाँ पे आ गया। एंड बाकी वैल्यूज सेम वे में, जैसे कि यहाँ पे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है यानी कि ZE इंटू जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, that is equal to the centrifugal force which is mv square by Rn, mev, तो दोनों को इक्वेट किया एंड यहाँ से हमने निकाला वेयर Rn जो है दैट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, m यहाँ पे डिवाइड हो गया एंड Rn विल गो देयर, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इट विल बी कट, तो आपका वैल्यू आ जाएगा kZe स्क्वायर बाय me Rn, तो आपको वेलोसिटी स्क्वायर पता लग गया। अब इक्वेशन से एंगुलर मोमेंटम का हमने इक्वेशन देखा था, हमने बोला था कि L इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, दैट इज इक्वल टू mvr, L क्या होता है, mvr। सो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई MERN, तो यहाँ पे हमें v स्क्वायर पता लगा है, यहाँ पे v हमें पता लग गया है। सो हम v की ये जो वैल्यू है हम इसे यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो v स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सारी टर्म्स स्क्वायर हो जाएंगी एंड वी कैन राइट इट एज v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर Rn स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सेम ये चीज kZe स्क्वायर बाय MERN which is equal to like this, you can write v square is equal to this। तो यहाँ से हम Rn को निकाल लेंगे which is equal to n square by h square 4 pi square MEKZE। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या क्या है, h square is constant, 4 pi, 4 is constant, pi is constant, me is constant because इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, वो कांस्टेंट है, k is constant, z चेंज होता रहेगा, कौन सा एलिमेंट लेंगे उससे z चेंज होता रहेगा एंड चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। तो जो जो टर्म्स कांस्टेंट है हम उसे R नॉट लिख देते हैं, R नॉट का मतलब सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम R नॉट लिख देते हैं और अपने इस एक्सप्रेशन को सिंपल बना देते हैं। और इसका वैल्यू, बिकॉज दीज आर ऑल कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर हमने निकाल भी लिया कि R नॉट कितना होता है, R नॉट होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, इट इज़ रेडियस, तो एंगस्ट्रॉम में इसे लिखा जाता है, ये पूरा कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो R नॉट यहाँ पे एक्सप्रेशन जब हम पूरे टर्म्स में R नॉट लिख देते हैं बचता है Z एंड यहाँ पे n स्क्वायर, तो Rn इज इक्वल टू R नॉट n स्क्वायर ओवर Z, वेयर n इज द nth ऑर्बिट, कौन सा नंबर का ऑर्बिट है, एंड Z जो उसका एटॉमिक नंबर है। सो R नॉट हमने जैसे बताया कि वो इन्हें कैलकुलेट करके R नॉट निकाल लिया गया 0.529 एंगस्ट्रॉम का। सो डिफरेंट एलिमेंट्स का हम इससे निकाल सकते हैं। अगर आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखना चाहते हो तो इट इज़ 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो आप डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ से निकाल सकते हो, आपको ऑर्बिट पता हो या Z पता हो तो यू कैन फाइंड इट आउट। दिस इज द बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में। चेंज इन बोहर रेडियस क्या है, दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R नॉट बाय Z। रेडियस जो है ऑर्बिट का वो n पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ऑर्बिट होगा,
ठीक है, nth नंबर होगा एक ऑर्बिट का, उतना ज़्यादा ही रेडियस होगा, यानी साइज होगा एक एटम का, ठीक है, इतना, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन z जो है एटॉमिक नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा z का, उतना छोटा साइज होगा एक एटम का। ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की, उसमें ये चीज़ें हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो रेडियस इंक्रीज एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू द हायर ऑर्बिट, ठीक है, यानी कि n इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, उसका रेडियस बढ़ेगा। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे वहाँ पे रेडियस डिक्रीज होता है जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या रही बोहर मॉडल की, वो हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, एंड सेकेंडली वी स्टडीड अबाउट जो रिजल्ट निकल के आया बोहर थ्योरी से, बोहर रेडियस जो निकल के आया वो कैसे कैलकुलेट हुआ।